महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के जो है कितने विधि अधिकारी हैं? 3 विधि अधिकारी। कौन कौन? हाँ, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और जो है अपर महाधिवक्ता। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवाड़। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। भारत के सरकार को जो है कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किस का विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। क्या है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य? भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। इसका मतलब है कि मतलब सरकार के ऊपर जो कोई केस करता है, कुछ होता है तो वही लड़ता है। हाँ, कोनो भी झोलझाल होगा सरकार से तो ये स्पेशल उसके लिए तैयार रहता है लड़ने के लिए। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। सरकार से संबंधित किसी मामले में कहाँ उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार जो है किसको दिया है? ये जो है अटॉर्नी जनरल को, या महान्यायवादी को। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ जो राष्ट्रपति जब चाहेगा तब उसको हटा सकता है। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु क्या किसका अधिकार नहीं है? खाली वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन और जो है वो कहीं भी बोल सकता है, किसी भी जो कार्रवाई में सम्मिलित हो सकता है, संसदीय कमेटी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी के अधीनस्थ होता है। जो सॉलिसिटर जो है इसके अंडर में, महान्यायवादी के अंडर में रहता है। कौन? जो है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल को क्या कहते हैं? भारत का महाधिवक्ता। उसके बाद वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ये तो नहीं होगा, अभी सर्च करना पड़ेगा। याद है? आर वेंकटरमण है, यही है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद ना होकर क्या है? वैधानिक पद है। महान्यायवादी का पद जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर क्या है? मात्र वैधानिक है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव। कौन था? वी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता देता है। राज्य सरकार को कौन? महाधिवक्ता। जो है केंद्र सरकार, भारत सरकार को कौन? महान्यायवादी। भारत सरकार को कौन? महान्यायवादी। राज्य सरकार को महाधिवक्ता। जी ध्यान रख रहे हैं। देखिए भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवाड़। प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़। जो है प्रथम जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी नरहरि राव। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संसद की लोक सेवा समिति में की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा। भारत में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को?
हाँ, क्या क्या होगा। अच्छा, उसका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चे की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसको रिपोर्ट सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को। हाँ, ये चीज भी ध्यान रखने के लोग राष्ट्रपति समझ लेता है। जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा अध्यक्ष को। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होता है? भारत के संचित निधि पर। प्रधानमंत्री का वेतन? प्रधानमंत्री का संचित निधि। हाँ, राष्ट्रपतियों का संचित निधि से। राज्यपाल का राज्य के निधि से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित अनुच्छेद देखिए 148 में है। 148 अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति कौन सा अनुच्छेद? 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ कितना? 149 में क्या है? कार्य एवं शक्तियाँ। 48 में है नियुक्ति एवं पद मुक्ति। 50 में है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। कितना अनुच्छेद के अंतर्गत? 150 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। 151 में है अंकेक्षण प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो करता है वो कौन? अनुच्छेद 151 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण कर सकता है? नहीं कर सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अवकाश प्राप्ति के बाद कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। ज्योग्राफी के जल संसाधन सिंचाई एवं नहर है इंडियन ज्योग्राफी में। भारत में जो है जल संसाधन के कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत हैं। तो स्रोत का नाम बताइए। भूमिगत जल का भारत के देखिए धरातलीय या पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, ये 4 को क्या है? संसाधन के स्रोत है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अब भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा होता है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होता है? उत्तर प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक कौन था? सिविल इंजीनियर था, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रम से कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 जो है तालाब सिंचित राज्य, मतलब तालाब से सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है नलकूपों द्वारा सबसे सिंचाई में आगे है। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? नहर प्रणाली की संकल्पना दिनसाजे दस्तूर ने। कौन? दिनसाजे दस्तूर ने। ये शॉर्ट में दस्तूर याद रख सकते हैं। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं और नलकूप दोनों है। कौन सा? कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। ये दोनों भी याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन हल्का लगता है, मार देगा 22 मार्च के जगह 14 अप्रैल की जगह पे 22 मार्च। तो 20 जो है 22 मार्च और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है?
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हरियाणा नहीं, आंध्र प्रदेश है। हरियाली योजना जो है किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। जल संभर विकास के लाभ देखिए क्या सब है। पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति के इसका जो है जल संभर का विकास से संबंधित है। जैव विविधता में वृद्धि, किसमें? जैव विविधता में वृद्धि। इसके बाद जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास। जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। वनों के कटाव में कमी। वनों के कटाव में कमी। जीवन स्तर में सुधार और रोजगार में वृद्धि। जीवन स्तर में सुधार और रोजगार में वृद्धि जो है जल संभर का विकास से संबंधित है। के बाद इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1958। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है कब हुआ था? 1958। इंदिरा गांधी नहर निकाला गया किससे? इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से, चंबल नदी से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण चंबल नदी से। चंबल नदी कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। उड़ीसा में कहते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान। महानदी उड़ीसा। चंबल का डाकू कहाँ फेमस था? महानदी उड़ीसा में है। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी की है? 40,000 क्यूसेक है। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सा है? गंग नहर या गंगा नहर है। विश्व में सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन है? गंग नहर या गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1927 में। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1927 में। सारण सिंचाई नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार देखिए, एक है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। कौन? लघु सिंचाई परियोजना में। अब भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति जो है लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया। किसे? लघु सिंचाई परियोजना को। उसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना देखिए। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें नहरी सिंचाई जो है प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा गया। छोटी नहरों को कौन सिंचाई में रखा गया है? मध्यम सिंचाई परियोजना। छोटी नहरों को मध्यम सिंचाई परियोजना। और उसके बाद कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर को लघु सिंचाई परियोजना। उसके बाद देखिए वृहद सिंचाई परियोजना। इनसे जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकता क्या होती है? पूर्ति होती है। बड़ी और मध्यम से 38% सिंचाई जो है आवश्यकता पूर्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लघु सिंचाई परियोजना से 62% और मध्यम और जो है वृहद से 38%। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई क्या कहलाती है? फर्टिगेशन। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई क्या कहलाती है? फर्टिगेशन। उसके बाद देखिए भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है नलकूप है। कौन है? नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। उसके बाद जो कौन है? नहर और तालाब के द्वारा किया जाता है। पेज पेज देख के बताइए जल्दी। चलिए, नदियों के किनारे स्थित नगर। रूस का जो है वोल्गोग्राड शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है?
वोल्गा नदी के किनारे। उसका जो है वोल्गोग्राड शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? वोल्गा नदी। ये जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। कौन? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। लंदन जो है किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर। सेंट पीटर्सबर्ग जो है किस नदी के तट पर स्थित है? नेवा नदी। सेंट पीटर्सबर्ग जो है किस नदी के तट पर स्थित है? नेवा नदी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर स्थित है? हान नदी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जो है किस नदी के तट पर स्थित है? हान नदी। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब। हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी। सियोल हान नदी। सियोल कौन? हान नदी। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब नदी के तट पर। और देखिए इसमें वियना जो है किस देश में है? ऑस्ट्रिया। वियना नगर जो है ऑस्ट्रिया में किस नदी के तट पर है? डेन्यूब नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? डेन्यूब नदी के तट पर। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। किस नदी के तट पर है? डार्लिंग नदी के तट पर। उसके बाद हैम्बर्ग। हैम्बर्ग किस नदी के तट पर है? हैम्बर्ग एल्ब नदी। हैम्बर्ग एल्ब नदी। अभी ऊपर में पढ़े थे ना हैम्बर्ग। हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर है? एल्ब नदी का 21 देश में स्थित है? जर्मनी में। हैम्बर्ग कहाँ है? जर्मनी में। बगदाद जो है किस नदी के तट पर? टिग्रिस। बगदाद किस नदी के तट पर? टिग्रिस। कहाँ स्थित है? इराक में। रोम जो है कहाँ है? टाइबर नदी के तट पर। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित कहाँ है? इटली में। रोम कहाँ स्थित है? इटली में। किस नदी के तट पर? टाइबर नदी के तट पर। उसके बाद लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर। लाहौर जो है पाकिस्तान में किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। न्यूयॉर्क जो है कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस नदी के तट पर? हडसन। ऊपर था ना, हडसन नदी के तट पर। न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर? हडसन नदी के तट पर। लाहौर किस नदी के तट पर बोले? रावी नदी के तट पर। कराची पाकिस्तान किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। कराची जो है पाकिस्तान में है किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। अब वाशिंगटन डीसी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस नदी के तट पर है? पोटोमैक। पोटोमैक नदी। किस नदी के तट पर? पोटोमैक नदी के तट पर। लंदन जो है ब्रिटेन में किस नदी के तट पर? टेम्स नदी के तट। लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर। इसके बाद बर्लिन कहाँ स्थित है? जर्मनी में। बर्लिन कहाँ स्थित है? जर्मनी में। किस नदी के तट पर स्थित है? एस्प्री। बर्लिन जो है एस्प्री नदी के तट पर। पेरिस जो है फ्रांस में। पेरिस कहाँ स्थित है? फ्रांस में। किस नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर। पेरिस जो है फ्रांस में सीन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर। दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के। दिल्ली किस नदी के तट पर? कोलकाता हुगली नदी के तट पर। कोलकाता किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के। दजला एवं फरात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ। दजला एवं फरात नदी के संगम पर कौन है? इराक का बसरा शहर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसी हुई है? सीन नदी के तट पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर। श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर कौन सा शहर है? खार्तूम। खार्तूम कहाँ स्थित है? सूडान में। श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? खार्तूम। कहाँ स्थित है ये? सूडान में। टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? टाइगर। रोम से। टाइगर नदी जो है टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? रोम से। जाम्बिया व जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी जहां विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कौन सी है? जाम्बेजी नदी। जाम्बिया व जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी जाम्बेजी नदी से मिलता जुलता है। जाम्बिया जिम्बाब्वे कौन? जाम्बेजी नदी। पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्था द्वारा विश्व की विलुप्त प्राय 10 चिन्हित नदियाँ कौन सा है? डेन्यूब। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। कौन महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। रियो ग्रांडे नदी उत्तरी अमेरिका। रियो ग्रांडे नदी उत्तरी अमेरिका। ला प्लाटा उत्तरी अमेरिका। ला प्लाटा भी उत्तरी अमेरिका। यांगत्जे एशिया। यांगत्जे एशिया। मेकांग एशिया। साल्विन ये भी एशिया। गंगा एशिया। सिंधु
एशिया। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप। नील नदी कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया नदी में। इसके बाद देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ये जो है सबसे लंबी नदी है, नदी जो है अमेजन नदी का भाग है ये। नहीं नहीं, अलग 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 है। ये जो है ये महाद्वीप दिया है। हाँ देखिए यांगजी क्या कौन सा महाद्वीप में? एशिया में। यांगजी कौन? एशिया में। ह्वांग हो एशिया। ह्वांग हो एशिया। पराना दक्षिण अमेरिका। पराना जो है दक्षिण अमेरिका। अमूर एशिया। अमूर कहाँ है? एशिया। अमेजन दक्षिण अमेरिका। अमेजन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी प्रवाह के हिसाब से सबसे बड़ा है ना अमेजन नदी, लंबाई। हाँ विशाल या प्रवाह के हिसाब से। नील नदी जो है सबसे लंबाई में है 1 नंबर पे। मिसिसिपी या मिसौरी उत्तरी अमेरिका। मिसिसिपी या मिसौरी नदी किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। जायरे अफ्रीका में। जायरे कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। ईटिस एशिया। ईटिस एशिया। लीना नदी एशिया में। लीना नदी एशिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? पोटोमैक नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी कहाँ स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। इसमें से जो है मेन याद कर लीजिएगा। ये जो है नदी पूरा याद करिए। हाँ हाँ ये सब पूछता है। नदी बेचा निकालो एनवायरमेंट के निकालबा दू के नंबर निकाल दी। ये है ये चलिए। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? हेनरी बैक्वेरल। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरल। समस्थानिक का खोज किसने किया था? सौडी। समस्थानिक का सौडी। भारी जल का यूरे। भारी जल का खोज यूरे। हेलियम का लॉकयर। हीलियम का लॉकयर। ऑक्सीजन का प्रिस्टले एवं सिले। प्रिस्टले एवं सिले। सोडियम का डेवी। सोडियम का डेवी। पोटेशियम का भी डेवी। सोडियम और पोटेशियम दोनों का डेवी। रेडियम क्यूरी दंपति। रेडियम का क्यूरी हाँ दंपति। थोरियम का बर्जिलियस। थोरियम का बर्जिलियस। यूरेनियम का क्लैप्रोथ। यूरेनियम का क्लैप्रोथ। प्रोटॉन का रदरफोर्ड। प्रोटॉन का रदरफोर्ड। नाभिक का रदरफोर्ड। प्रोटॉन और नाभिक का रदरफोर्ड। मेसन का युकावा। हिडेकी युकावा या युकावा। मेसन का युकावा। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट। अस्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिच हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिच हर्ट्ज। वैद्युत संयोजकता कौशेल। विद्युत संयोजकता कौशेल। उत्प्रेरण बर्जिलियस। उत्प्रेरण कौन? बर्जिलियस। हाइड्रोजन कैवेंडिश। हाइड्रोजन कैवेंडिश। आर्गन रेग्जे और रेले। आर्गन कौन? रेग्जे और रेले। मैग्नीशियम कौन? डेवी। मैग्नीशियम डेवी। कैल्शियम भी डेवी। मैग्नीशियम और कैल्शियम डेवी। यहाँ भी मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम सब डेवी किया है ना। अवोगाद्रो की परिकल्पना। अवोगाद्रो नियम की परिकल्पना। अवोगाद्रो। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल। आंशिक दाब का नियम डाल्टन। आंशिक दाब का नियम डाल्टन। परासरण दाब का नियम बर्कले। परासरण दाब का नियम बर्कले। पोलोनियम मैडम क्यूरी। पोलोनियम कौन? मैडम क्यूरी। कोक कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। कोक जो है कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। बायोलॉजी में पेज देखिए।
बायोलॉजी में 62 पे नंबर। रोग एवं उपचार। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। पानी से भय नामक बीमारी जो है विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? मेनिनजाइटिस का। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना जो है किस रोग का लक्षण है? मेनिनजाइटिस का। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटा वायरस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटा वायरस। बाद वातोमाद हिस्टीरियन रोग सामान्यतः क्या है? युवा महिलाओं को प्रभावित करती है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। आंख के प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? दृष्टि पटल पर। आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होते हैं? दृष्टि पटल पर। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को किस किस के लिए दिया जाता है? DDT। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। जन्म के एक सप्ताह नहीं, एक सप्ताह तक वो लगा देता है तो तभी है, जन्मता है लेकिन DDT लगाइए के वहाँ से बाहर छोड़ता है पेशेंट बच्चा को। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ कारण। मलेरिया किसके कारण? प्रोटोजोआ कारण। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? नहीं, प्रोटोजोआ से। इसका सब का ट्रिक है। दूषित टाइफाइड। दूषित पानी से टाइफाइड। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला बैसिलाई। सैल्मोनेला बैसिलाई। मम्स, रेबीज व हर्पीज आदि विषाणु जनित रोग के समूह में आता है। विषाणु में मम्स, रेबीज और हर्पीज किसके अंतर्गत? विषाणु जनित रोगों के समूह में आता है। जल में जो है किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के अधिकता के कारण। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के अधिकता के कारण। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे जो है संबंधित है? मानसिक जड़ता से। अब पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। पोटेशियम अल्पता से निम्न रक्तचाप। पोटेशियम कमी होगा तो रक्तचाप किस में कमी होगा? रक्तचाप में। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न क्या है? लिंग संलग्न रॉयल हीमोफीलिया। आनुवांशिक रोग जो है लिंग संलग्न क्या है? रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी-वाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। कौन है? पी-वाईवैक्स जो है परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे क्या होता है? रक्त का स्कंदन नहीं होता है या रक्त जो है नहीं जमता है। क्या होता है? हीमोफीलिया के कारण होता है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से या खसरा की बीमारी होता है वायरस या विषाणु से। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स। अब मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। प्लीहा प्लीहा प्लीहा। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। तिल्ली को। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या तिल्ली। अब मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस। ट्यूमर की पहचान के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74। इलाज के लिए जो है कोबाल्ट। यदि जो है मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो वृक्क के प्रभावित होने की क्या है? संभावना है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीका किससे संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीके का आविष्कार जो है किसने किया था?
जोनास साल्क, नामे में छुपा है। साल्क टीके का आविष्कार जोनास साल्क, वर्ष कितना में? 1952 में। पोलियो का टीका कब शुरुआत हुआ था? 1952 में। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? कवक से। कवक से एथलीट फुट जो है फफूंद से, फफूंद या हाँ कवक के फंगस नहीं उसी को कहता है नहीं, कवक फंगस एक है फफूंद ये है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम, ये तत्व का नाम कह रहा है कि किस तत्व के द्वारा। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेरी बेरी। पॉलिश युक्त चावल से सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होता है? बेरी बेरी। रेबीज होता है, रेबीज होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? मच्छर, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन जीव है? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। हानिकारक किरण से क्या प्रभावित होता है? सबसे अधिक आँख, मस्तिष्क सबसे कम, आँख सबसे अधिक। MRI का फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? BMD परीक्षण अस्थिर रंध्रता के लिए। BMD परीक्षण अस्थिर रंध्रता के लिए। कौन सा मच्छर जो जीका वायरस का वाहक है? एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एडिज मच्छर। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बैंटिंग ने। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बैंटिंग ने। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण क्या कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्था है। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर है। कब जो है? 1838 में। वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1866 में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत संघ के संस्थापक कौन से? या इंडियन एसोसिएशन बुझिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संघ या जो है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय है जिन्हें ब्रिटिश द्वारा जो है इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस तथा द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? लंदन में। आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया था? लंदन में। वर्ष 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। वर्ष 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में। इसके बाद देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक कौन था? द्वारकानाथ टैगोर। इसका स्थापना 1838 में। मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? विलियम एडम। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना विलियम एडम 1839 में। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ पे? कोलकाता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन। ये कब हुआ था? 1843 में। कब हुआ था स्थापना? 1843 में। ये भी कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन
देवेंद्रनाथ टैगोर व राधा कांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ टैगोर व राधा कांत देव कब हुआ था? 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में कहाँ स्थित था? कोलकाता में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। बॉम्बे एसोसिएशन, इसका दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852 में कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे एसोसिएशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। स्थापना कब हुआ था? 1852। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गुजलू नरसू चट्टी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गुजलू नरसू चट्टी 1852 में कहाँ हुआ था? मद्रास में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में। इसका जो है संस्थापक गुजलू नरसू चट्टी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 में कहाँ पे? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ? लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी और एम जी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा एम जी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी कहाँ हुआ था? तो पूना में। जो है स्थापना कब हुआ था? 1870 में। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस। स्थापना वर्ष 1872। स्थापना वर्ष 1872। मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब हुआ था? 1876 में। इंडियन एसोसिएशन पूरा हाईलाइटेड है ही। 1876 में कहाँ स्थित था स्थापना? कलकत्ता में मुख्यालय था उसका। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिल्ली में कब हुआ था? 1877 में। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू व वी राघवाचारी। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू व वी राघवाचारी 1884 में कहाँ स्थित है? मद्रास में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता। स्थापना वर्ष 1885 में। कहाँ स्थित है? बम्बई में। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का क्या किया है? वर्णन किया है। कौन सा पुस्तक में? वेटिंग फॉर अ वीजा में।